आइए दोस्तों, आज हम लोग 10 क्लास का वीवीआई क्वेश्चन मैथ का पढ़ने जा रहे हैं। उसमें वे हमेशा परीक्षा में पूछा गया है। इस परीक्षा में क्वेश्चन हमेशा इस टाइप से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वैसा ही क्वेश्चन हम इस बार आप लोगों के बीच में ला रहे हैं। पहला क्वेश्चन, समानांतर श्रेणी का एपी 2, 5, 8, 11 का 11वां पद क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन 2 नंबर का भी बनाए जाते हैं और 1 नंबर के सोल्व भी किए जाते हैं। ऐसे ऑब्जेक्टिव को हम लोग सेकंड भी में नहीं लगेगा, 30 सेकंड के अंदर में इसका आंसर सोल्व कर लेते हैं। पहला, जिसे मान ये जो पद होता है इसको हम लोग प्रथम पद बोलते हैं, यानी कि a1 बराबर कितना होगा 2, और इसको बोलते हैं a2 यानी कि 5 हो गया। अब हमें किसी भी लगातार 2 पदों को लेकर डी ज्ञात करना होता है। डी ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे कि डी बराबर a2 माइनस a1, इसमें से घटाते हैं तो 5 माइनस 2 इक्वल 3। डी का मान 3 आ गया। और हमें अब ज्ञात क्या करना है कि एपी का 11वां पद ज्ञात करना है। एपी का 11वां पद ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं कि a11 बराबर a प्लस 10d। ये 10d कहने का मतलब ये 10 पद हो गया और ये 1 पद हो गया, टोटल मिलाकर 11 पद हो गया। अब जब ये 11 पद हो गया तो हमें 11 ही पद ज्ञात करना था। अब क्या करेंगे, a का वैल्यू कितना है 2 और 10, d का वैल्यू कितना आ गया 3, तो टोटल हो जाएगा a प्लस ये 10 3 30 और ये हो जाएगा 32। ये 11 का मान कितना आएगा 32 आएगा। इस तरह से हम इसको आंसर सोल्व प्राप्त कर सकते हैं। अब आते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन पे। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, बहुपद में आते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है बहुपद। बहुपद 10x माइनस 25 का शून्यक है। 10x माइनस शून्य का शून्यक है। अब इसमें हमें ध्यान देना है कि 10x माइनस 25 का शून्यक, तो 10x माइनस शून्यक में क्या करते हैं कि 10x माइनस 25 इक्वल 0। हमें शून्यक मतलब x का वैल्यू ज्ञात करना है। तो x का वैल्यू ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, 10x 0 ये इधर माइनस में है, जब बराबर टू सेट जाता है तो ये हो जाता है प्लस, तो ये 25 इधर आ गया प्लस। और 0 और 25 को हम लोग जब भी जोड़ते हैं तो उसका मान क्या आता है, सेम वही मान आएगा 25 और ये हो जाएगा 10x। अब x जो है 10 के साथ क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है यानी कि गुना कर रहा है। जब ये यहाँ गुना कर रहा है तो इधर आएगा तो क्या करेगा, बराबर में जब वो सट जाता है तो वो भाग करता है। ठीक है, 25 बटा में 10। अगर x का मान यानी कि सबसे छोटा मान ज्ञात करते हैं, कटाते हैं इसको, तो 5 का पहाड़ा पड़ेंगे 5 बार और 5 का पहाड़ा पड़ेंगे 2 बार, यानी कि आंसर आएगा 5 बटा में 2। अगर प्लस में यहाँ आंसर है तो आंसर प्लस में आएगा, अगर यहाँ माइनस आता है तो आंसर माइनस आता है। ठीक है, इस तरह से हम इस क्वेश्चन का सॉल्व कर सकते हैं। मेरी सबसे बड़ी बात है इसमें कि हम ये क्वेश्चन को ऐसे ही एक एक क्वेश्चन को बता रहे हैं कि इस टाइप पे हमेशा क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए हम चाह रहे हैं कि एक एक क्वेश्चन को आप समझें और समझकर इसके अनुसार से आप आगे की ओर बनाते जाएं। अब आते हैं हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन कि बहुपद 3x² प्लस 8x प्लस 10 बराबर 0 का घात पूछा है, सॉरी का घात है। ठीक है, तो घात जब पूछा है तो जिसमें x का मान सबसे अधिक रहता है, x का जो पावर होता है जितना अधिक रहेगा वही क्या उसका अधिकतम घात कहलाता है। जैसे इसमें हम देखते हैं x का आगे का मान नहीं, x का घात, ये आगे का मान नहीं का, ये x के जो ऊपर रहता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, घात बोलते हैं। ठीक है, तो x का इस पे अधिकतम घात 2 है, इस पर न्यूनतम घात 1 है, तो अधिकतम घात कितना होगा 2 हुआ। तो जब 2 हुआ x का मान मतलब x का अधिकतम घात जो होगा वो x का अधिकतम घात कितना होगा, यही वाला मान हम कहाँ लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे। तो अधिकतम घात कितना हो गया 2 हो गया। यानी ये बहुत आसान क्वेश्चन है, परीक्षा में अगर क्वेश्चन ऐसे आते हैं तो घबराना नहीं चाहिए। इसमें डायरेक्ट कहते हैं कि बहुपद में 3x² प्लस 8x
प्लस 10 का घात कितना होगा। तो जब घात पूछ दिया तो सीधे आते हैं कि x का मान का घात है कितना, सबसे बड़ा घात कौन सा है, जो सबसे बड़ा घात होता है वही उसका मान हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसका क्या प्राप्त कर लिया, उत्तर प्राप्त कर लिया। हमने अभी तक 3 क्वेश्चन पढ़ा है और तीनों क्वेश्चन परीक्षा के दृष्टि से सबसे बेहतरीन है। अब आते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पे। 4 नंबर क्वेश्चन पे हम आते हैं बहुलक। जिससे बहुलक होता है 7 2 5 7 7 7 3 7 का बहुलक होगा। हम पढ़ रहे हैं क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के लिए, इसलिए हम थ्योरी बताने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि मतलब कम से कम समय में क्या हो, हमारा आंसर जल्दी से जल्दी प्राप्त हो जाए। इसलिए हम बहुलक की बात करते हैं तो जो सबसे अधिक संख्या दिया रहता है, जैसे सबसे अधिक बार दिया रहेगा वही संख्या क्या कहलाता है, बहुलक कहलाता है। जो सबसे अधिक बार दिया है, सबसे अधिक बार कौन सा दिया है, 7 कई बार है, 1 2 3 4, यानी कि 7 जो है वो 4 बार आ रहा है, जबकि 2 जो है वो कई बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है। उसके बाद में 5 जो है वो कई बार आ रहा है, 1 बार ही आ रहा है। 3 जो है वो भी 1 बार ही आ रहा है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि 7 जो है यही हमारा क्या होगा, बहुलक होगा। ठीक है, तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इतना आसान है कि आप केवल आंसर क्वेश्चन पढ़िए और क्वेश्चन पढ़कर आप उसमें गिनती करिए कि कौन सी संख्या बड़ी है, अधिक है। जो संख्या अधिक होगा वही हमारा बहुलक होगा। तो इस तरह से हमने इसका आंसर प्राप्त कर लिया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन में हम आते हैं कि क्वेश्चन एक आता है कि 13 और 17 का समांतर माध्य कितना होगा। यानी ये क्वेश्चन जो है आसान क्वेश्चन है, इतना आसान है इसमें कुछ करना ही नहीं, लेकिन क्वेश्चन को हम लोग कल यहां से पढ़कर और ये चीज पढ़कर इस बात को भूल जाते हैं। तो ये बहुत भारी क्वेश्चन है, भारी क्वेश्चन नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। आसान कैसे है भाई, देखो 17 प्लस 13 प्लस 17 बटा में 2, इन दोनों को जोड़ दो, कितना हो गया, 30 हो गया। ये 2 से भाग दे दो, 15, हमारा आंसर प्राप्त हो गया। ठीक है, तो मात्र 30 सेकंड से भी कम लगेगा, क्वेश्चन पढ़िए और आंसर दीजिए 30 सेकंड के अंदर में। तो मतलब ये 30 सेकंड से भी कम लगा और हमने क्या किया, प्राप्त इसको आंसर कर लिया। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि अगर बिंदु x, एक बिंदु P x y ये दिया है कि मूल बिंदु से दूरी होगी, ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी कोई खास क्वेश्चन नहीं है, इस क्वेश्चन को हम लोग एक जो निर्देशांक ज्यामिति होता है उसमें से ये क्वेश्चन को लिया गया है। और ऐसे जब क्वेश्चन आते हैं तो बस हमें यही ध्यान देना है कि एग्जाम में कैसे आंसर करना है। इसके एग्जाम में आंसर करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए सूत्र होता है कि जैसे मान के चलो हम लोग दूरी सूत्र में हम लोग पढ़े हैं कि x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो सेम इसी प्रकार से x दिया हुआ है तो x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर रूट ओवर आंसर। इससे कोई मतलब नहीं है, हमको ये क्वेश्चन का आंसर यही हमारा आंसर प्राप्त होगा। ये दूरी सूत्र होता है, इसको हम लोग दूरी सूत्र बोलते हैं। ठीक है, ये जो सूत्र है मूल बिंदु का दूरी होगा, मूल बिंदु का दूरी होगा। समझ में आ गया, यानी कि ये मूल बिंदु का दूरी है और ये दूरी सूत्र कहलाता है। तो हमको इससे कोई मतलब नहीं है, हमको मतलब मूल बिंदु से था, हमारा आंसर ये वाला होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 भी आसान है, ये त्रिकोणमिति से लिया गया है। ये सूत्र है, आप लोग को याद ही होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है।
यही क्वेश्चन है। बताओ, इतना आसान क्वेश्चन ये परीक्षा में हर बार पूछा जाता है, फिर भी हम बच्चे क्या करते हैं, गलती करके चले जाते हैं। तो इतना आसान क्वेश्चन को अगर हम गलत करेंगे तो हमारा पढ़ना क्या है, व्यर्थ है, यानी हम पढ़ ही नहीं रहे हैं। इसलिए इसका सूत्र नहीं होता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, इतना बराबर क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, अब ये समझेंगे कि हम साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता कैसे है। ये तो हम कभी वीडियो बनाएंगे लॉन्ग, उस वीडियो में आप लोग को ये बतलाएंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कैसे होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में एक क्वेश्चन है कि हम लोग पढ़े हैं बिंदु -5 -4 किस पाद में स्थित है, स्थित है। तो अगर हम इसको बात करते हैं, यहाँ इस क्वेश्चन को आंसर हम यहाँ देंगे। इस चीज को, इसको हम लोग 4 भागों में बांटते हैं। यह मूल बिंदु 0 हो जाता है, इधर का जो संख्या होता है वो ऋणात्मक होता है, इधर का होता है धनात्मक होता है। इधर x को x और x डैश, y और y डैश। ठीक है, इसको पूरे को x अक्ष, इसको y अक्ष बोलते हैं। इसको पूरे को x अक्ष और इस पूरे को y अक्ष कहा जाता है। ठीक है, इसको कहा जाता है भुज और इसको कहा जाता है कोटि। x को, x अक्ष को भुज कहा जाता है क्योंकि इस तरह से है, फैला हुआ है, इसलिए इसको हम लोग भुज कहते हैं। और ये खड़ा हुआ है जिसे हम खड़े हैं, वो क्या है, कोटि है। ठीक है, x और x अक्ष और y अक्ष। ठीक है, इस प्रकार से अगर हम आते हैं तो यहाँ पर क्या करेंगे कि देखो ये बिंदु है, ये किस बिंदु में होगा, तो देखो यहाँ होता है प्लस और प्लस, ये होता है माइनस प्लस, ये माइनस माइनस, और ये होता है प्लस माइनस। ठीक है, तो ये बिंदु इस प्रकार से होता है, यानी इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश। ये होता है द्वितीय चतुर्थांश सेम, और ये होता है तृतीय चतुर्थांश, और ये होता है चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है, तो हमारा अब आंसर देखेंगे किस में होगा। ये देखो ये माइनस किधर है, ये माइनस इधर है, और ये प्लस में है, ये प्लस इसमें है, यानी कि ये x अक्ष हो गया, ये y अक्ष हो गया। तो हमारा आंसर कौन होगा, ये, इसका आंसर होना चाहिए द्वितीय चतुर्थांश। ठीक है, इसका आंसर क्या होना चाहिए, द्वितीय चतुर्थांश। ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में एक क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, जैसे कोई भी संख्या हो, ठीक है, कोई भी संख्या हो, जैसे मान के चलो हमें परीक्षा में पूछ दिया कि लगातार, ये आता क्वेश्चन है, लगातार, ठीक है, सम संख्या का HCF, ये हमेशा पूछा जाता है कि लगातार सम संख्या का HCF क्या होगा, लगातार विषम संख्या का HCF क्या होगा, लगातार अभाज्य संख्या का HCF क्या होगा। तो इतना याद रखो, लगातार कोई भी सम संख्या हो, जैसे सम संख्या क्या होता है, 2 4 6 8 10 डॉट डॉट डॉट, यानी वैसी संख्या जो 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। तो हम आते हैं, तो लगातार कभी भी किसी भी संख्या का अगर हम सम संख्या निकालते हैं, HCF निकालते हैं, लगा कोई भी सम संख्या का अगर HCF निकालना हो तो उसका सम संख्या का HCF जो होगा वो हमेशा हमेशा क्या होता है, 2 होता है। ये बात याद रख लेंगे। जांच करना है तो हम जांच करने की अलग एक बात हो गई, जांच हम कैसे कर सकते हैं, उसको कैसे पहचानेंगे कि लगातार सम संख्या का, तो उसके लिए हम एक वीडियो बना देंगे, लॉन्ग वीडियो, उस वीडियो में हम लोग इसको देख सकते हैं। लेकिन फिर भी एक समझने के लिए अगर HCF बात करें तो 4 और 2 का HCF निकालते हैं, 4 और 2 का HCF, 4 और 2 का HCF, तो हम लोग एक नॉर्मल भाषा, यहाँ पे हम ये पढ़े हैं 10th क्लास में, A बराबर BQ प्लस R। A का मान जो बड़ा होता है, B का मान 2 हो गया, यहाँ पर वो अंक रखें जो मल्टीप्लाई करें यानी गुणा करेंगे तो वो संख्या क्या होगा, यहाँ गुणा करने से गुणा किया जाता है। और यहाँ पर तो हमें एक ना रख के क्या रखेंगे, ऐसा संख्या रखें गुणा करने पर
क्या है, इसके बराबर आ जाए, नहीं तो इससे कम है, अधिक नहीं आना चाहिए। तो देखो यहाँ पर हम एक रखे तो 2 हो गया, और 2 रख रहे हैं तो 2 दूनी के 4 हो गया, यानी कि 4 जब हो गया तो यानी कि शेषफल क्या बचेगा हमारा, 0 बचेगा, शेषफल 0 बचेगा। जब शेषफल 0 बचेगा तो यानी इस एचसीएफ क्या, जिस इस स्थिति, अगर ऐसे हम बनाते हैं तो यही बात को ध्यान रखना होता है कि आर यानी कि शेषफल जो होता है हमारा, जहां पर 0 आ जाएगा वो संख्या के आगे वाला जो ये वाला होता है वही एचसीएफ कहलाता है। तो इसका एचसीएफ कितना हो गया, 2। अगर विषम संख्या की बात करें हम लोग, तो विषम संख्या की अगर यहाँ पे बात कर लेते हैं विषम संख्या, तो विषम संख्या की अगर बात करते हैं तो विषम संख्या जो होता है यहाँ पर उसका मुंह से बता एक ही होता है। कोई भी लगातार विषम संख्या अगर बात की जाए तो उसका एचसीएफ कितना होगा, 1 होगा। जबकि यही सम संख्या की बात करते तो सम संख्या कोई भी लगातार सम संख्या हो जाए उसका एचसीएफ 2 ही होगा। ऐसे परीक्षा में अगर क्वेश्चन आ जाते हैं इसको बनाने में बहुत आसानी होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 9 था। अब क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, विषम संख्या। विषम संख्या लगातार 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 विषम संख्या का एचसीएफ, लगातार विषम संख्या का एचसीएफ, इसका विषम संख्या का एचसीएफ कितना होगा, इसका मात्र मतलब विषम संख्या का हम क्या ले सकते हैं, 1 3 5 7 9 डॉट 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 डॉट, ये हो गया। यानी वो उसकी संख्या जो 2 से पूरी पूरी विभाजित न हो, इसका भी एचसीएफ क्या होगा, 1 ही होगा। कोई भी संख्या का अगर हम निकालते हैं तो इसका एचसीएफ कितना आएगा, एचसीएफ 1 ही आएगा। निकालने का तरीका सेम इसी तरह से है, इसलिए हम इसको आप घर पे ट्राई कर सकते हैं, इस तरह से निकाला जाता है। ऐसे तो मसा निकालने के कई विधि होते हैं, लेकिन ये विधि इसलिए हम बता दिए क्योंकि 10th क्लास में यही विधि से हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। ठीक है।